हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल वीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन के अंतर्गत दर विश्लेषण एनालिसिस ऑफ रेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर विश्लेषण की कि दर विश्लेषण कहा किसको जाता है। जब कोई किसी निर्माण कार्य का किसी मद की न्यायसंगत इकाई दर निर्धारित करने के लिए उसके लिए आवश्यक सभी सामग्री तथा मजदूरी पर होने वाला उचित व्यय को आधार मानते हुए अपनाई गई प्रक्रिया को दर विश्लेषण कहते हैं। जब दर विश्लेषण किया जाता है उस समय सामग्री की पूर्ति के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। जो कार्य किया जाता है उस कार्य की गुणवत्ता क्या होगा इसका निर्धारण किया जाता है तथा कार्य का स्तर क्या है और जो कार्य हमको करना है उसका स्थल क्या है, यानी कहाँ पे कार्य हमको करना है तथा इस पे कुछ फुटकर व्यय भी गणना में लिए जाते हैं। हम बात करते हैं दर विश्लेषण की आवश्यकता, यानी क्यों आवश्यकता पड़ी हमें दर विश्लेषण को तैयार करने के लिए। होता क्या है, जब किसी कार्य को शुरू किया जाता है तो उस पर जो हमारा व्यय होता है इसकी शुद्धता से ज्ञात करने के लिए या जो हमारा निर्माण कार्य होगा उस पर लागत का आकलन करने के लिए कि उसमें उसकी परिमाण क्या होंगे, उसमें सामग्री कौन कौन सी लगेगी, किस सामग्री पे कितने खर्चे आएंगे तथा मजदूरी पे क्या व्यय होगा, इन सब का आकलन करने के लिए दर विश्लेषण की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पे यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि किसी मद की जो परिमाण होता है या कह सकते हैं किसी मद की जो मात्रा होती है वो तो स्थिर रहती है, फिर भी उसके दर में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे कह सकते हैं कि जो हमारे श्रमिक होंगे, श्रमिक की दिहाड़ी में परिवर्तन हो जाती है या उस स्थल पे जो सामग्री प्रयोग की जाती है उस सामग्री के दर में परिवर्तन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा दर विश्लेषण किया जाता है वह प्रभावित हो जाता है। इसके लिए PWD में निर्माण मद जो होंगे उनको दर विश्लेषण करने के लिए एक पुस्तिका के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है जिसे मूल दर अनुसूची कहा जाता है। यानी होता क्या है कि PWD में निर्माण मदों की दरों को दर विश्लेषण करके एक पुस्तिका तैयार कर ली जाती है और उस पुस्तिका में सब आंकड़े नोट कर लिए जाते हैं और उस पुस्तिका को छपवा करके विभागों में उपलब्ध करवाया जाता है। इसको कहा जाता है दर अनुसूची, जिसमें सामग्री पे जो खर्च होते हैं उन सामग्रियों का ब्यौरा उस पर दिया होता है। तथा जो इसकी आवश्यकता की बात है कि दर विश्लेषण की जो आवश्यकता पड़ी यह किस लिए पड़ी, तो सबसे पहला दिया गया है मद की वर्तमान इकाई दर। होता क्या है कि जो हमारा सामग्री उस संरचना में खर्च होते हैं उनकी जो वर्तमान इकाई है, जब प्राक्कलन तैयार किया जाएगा, प्राक्कलन तैयार करते हैं उस समय दर कुछ और होता है और जब निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो उसके इकाई दर में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है आवश्यक सामग्री की मात्रा। जब कार्य हमारा प्रारंभ किया जाता है प्राक्कलन के अनुसार जो सामग्री की आवश्यकता होती है
उन सामग्रियों की मात्रा यदि कार्यस्थल पे इकट्ठा करना है कि कार्य हमारा प्रभावित ना होने पाए, तो प्राक्कलन के द्वारा यह भी पता चल जाता है कि कितनी सामग्री उसमें खर्च होनी है। तीसरा दिया गया है श्रमिकों की संख्या तथा मजदूरी। होता क्या है कि जब दर विश्लेषण तैयार किया जाता है तो जो उस संरचना में समय लगता है उस समय का भी निर्धारण हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो श्रमिक कार्य करेंगे, यदि मजदूरों की संख्या, श्रमिकों की संख्या घट बढ़ जाती है या उसकी जो मजदूरी है, एक दिन की दिहाड़ी है, वह परिवर्तित हो जाती है, तो इससे भी हमारा जो दर विश्लेषण होगा वह प्रभावित हो जाएगा। तो दर विश्लेषण हमारा प्रभावित हो जाता है। चौथे नंबर पे है मद के पूर्ण होने में लगने वाला समय का अनुमान, यानी जो मद होता है उस पर क्या समय लगेगा, इसका भी अनुमान दर विश्लेषण के द्वारा किया जा सकता है। तथा जो कार्य का ठेका होगा, ठेकेदार के लिए जब टेंडर निकाला जाता हो, ठेकेदार ठेका उसमें डालते हैं, तो उसके लिए भी दर की आवश्यकता होती है। तो इसका भी आवश्यकता दर विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण रखता है। इसके बाद हमारा है दर विश्लेषण के मूल आधार, यानी जो मूल आधार हैं यह क्या हैं। तो सबसे पहला होगा कि सामग्री का विवरण, यानी जब सामग्री को इकट्ठा किया जाता है या कहीं से लिया जाता है तो जो सामग्री प्राप्त की जाती है उस सामग्री के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे कह सकते हैं सामग्री का नाम क्या है, यह उसका स्पष्ट होना चाहिए। जो सामग्री है उस सामग्री की श्रेणी क्या है, इसको स्पष्ट कर लिया जाएगा। इकाई दर क्या है, यानी वह सामग्री जो हमारा है वह किस मूल्य पे मिल रहा है, इसका भी आकलन या कह सकते हैं दर विश्लेषण का एक मूल आधार माना जाता है। दूसरा दिया गया है श्रमिकों का विवरण। इसमें क्या होगा कि जो श्रमिक हमारे होते हैं इनका विवरण भी होता है कि जो श्रमिक हमारे कार्य में होंगे या जिन श्रमिकों के द्वारा कार्य को करवाया जाएगा, इसमें कुछ कुशल और कुछ अकुशल श्रमिक होते हैं, जो कि उनके संख्या, नाम, कार्य दक्षता व दिहाड़ी के आधार पे उनकी विशेषता को दर विश्लेषण के मूल आधार में अंकित होने चाहिए। इसके बाद है औजार या संयंत्र। इसमें क्या होगा कि जो हमारा औजार होगा, जैसे कार्य को जब प्रारंभ किया जाता है तो कंक्रीट के मिक्सिंग के लिए या कंक्रीट के मापन के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन के लिए हमें कुछ यंत्रों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसका भी कौन से यंत्र होगा और उसका भाड़ा क्या होगा, उसका दर क्या होगा, इसका भी मूल आधार में माना जाता है। इसके बाद हमारा है ठेकेदार का लाभांश। ठेकेदार का लाभांश जो होता है वह 10% तक माना जाता है, यानी जो भी ठेकेदार होगा उसको मूल लागत का 10% लाभांश के रूप में दिया जाता है। लेकिन किया क्या जाता है कि निर्माण विभाग जो हमारा होता है, निर्माण विभाग जो होता है ये सामान्यतः सभी कार्य बाहरी एजेंसियों के द्वारा, ये कह सकते हैं कि ठेकेदारों के द्वारा संपन्न करवाती है। तो इसमें जो ठेकेदार की ठेकेदारी का व्यय होता है उसको दर विश्लेषण करते समय 10% उसमें जोड़ लिया जाता है। इसके बाद अन्य विवरण की बात की जाए कि अन्य विवरण क्या होंगे, तो कार्यस्थल की जो स्थिति होगी इसका
या परिवहन के साधन क्या हैं, परिवहन के साधन क्या हैं तथा जल की उपलब्धता की क्या स्थिति है, इन सब का दर विश्लेषण में अंकित किए जाते हैं। दर विश्लेषण को कार्य करते समय विभिन्न मदों का जो विशिष्टियाँ तैयार की जाती हैं, उन्हीं विशिष्टियों के आधार पर सामग्री की गुणवत्ता और निर्माण स्तर सुनिश्चित कर लिया जाता है। इसके बाद हमारा है दर विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो हमारा दर विश्लेषण तैयार किया जाएगा, इसकी जो दर है वह किस किस प्रकार से प्रभावित होगी। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है सामग्री की मात्रा व गुणवत्ता। जब कोई कार्य शुरू किया जाता है तो मद जो इसमें प्रयोग में लाए जाएंगे, व्यवहारिक रूप से जो सामग्री प्रयोग में लाई जाएगी, सामग्री की कितनी न्यायसंगत मात्रा व संख्या चाहिए, यह जानना आवश्यक हो जाता है। आवश्यक से अधिक मात्रा में अथवा कह सकते हैं बेस्ट अधिक होने पे मद की जो लागत होगी बढ़ जाती है, यानी जितना सामग्री खपत होती है उससे अधिक मात्रा में ले आते हैं, या उसमें सामग्री बेस्ट अधिक हो रही है तो दोनों स्थिति में इसकी जो लागत होती है वह बढ़ जाती है। और जो भी सामग्री होगी जब बाज़ार में इसको हम खरीदने जाते हैं तो यह बाज़ार में कई ग्रेड में मिल जाते हैं और कई गुण वाले मिलते हैं। तो ये कई श्रेणियों में मिलेंगे, जिसमें जैसे कह सकते हैं कि अगर ईंट की बात की जाए, ईंट हमारा एक निर्माण सामग्री है जो बाज़ार में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में उपलब्ध होते हैं। तो जो हमारा दर विश्लेषण तैयार किया जाएगा उसमें सामग्री की मात्रा व दर के साथ साथ उसका ग्रेड का भी निर्धारण कर लिया जाएगा। जो भी वैसे सरकारी कार्य होते हैं उसमें प्रथम श्रेणी का ईंट ही प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा हमारा है सार्मिक श्रेणी तथा दहाड़ी। दहाड़ी या कह सकते हैं दैनिक मजदूरी। जो श्रमिक होते हैं वो हमारे दिहाड़ी पे भी कार्य करते हैं, यानी प्रतिदिन की मजदूरी पे भी कार्य करते हैं। प्रायः जो कार्य करने की क्षमता या गुणवत्ता के आधार पे जो श्रमिक होते हैं उनको दो वर्गों में बांट दिया गया है। उनकी कह सकते हैं दहाड़ी दिहाड़ी दरों में भी अंतर रखा जाता है, यानी जैसे कहा जाए कि कोई हमारा कुशल श्रमिक है तो इसकी दिहाड़ी अधिक रखी जाएगी, जबकि अकुशल श्रमिक होगा तो इसकी दहाड़ी अपेक्षाकृत कुछ कम रखी जाती है। जैसे राजमिस्त्री हो गए, लोहार हो गए, कुछ मजदूर हो गए, तो ये सब अगर दिहाड़ी पे रहते हैं तो इनकी दैनिक जो मजदूरी होती है वह अलग अलग होती है। इससे भी हमारा दर विश्लेषण प्रभावित होता है। इसके बाद हमारा है तीसरे नंबर पे निर्माण स्थल एवं ढुलाई वे। निर्माण सामग्री को जो स्टोर होता है या जहाँ पे भंडारण किया जाता है या क्रय स्थल से कार्यस्थल पे यदि भंडारण करते हैं तो जहाँ से खरीदा जाता है उसको परिवहन के द्वारा कार्यस्थल तक ले जाते हैं। अगर यह दूरी बढ़ जाती है, यानी परिवहन की दूरी बढ़ जाती है, तो इस पे भी जो होगा हमारा व्यय बढ़ जाएगा। यानी इस पे सामग्री के साथ साथ सामग्री पे तो जो खर्च होना है होगा ही होगा, लेकिन अगर दूरी अधिक हो जाती है तो इससे भी सामग्री की दरें बढ़ जाती हैं। बढ़ती कैसे हैं कि ढुलाई व्यय जो होता है, परिवहन व्यय जो होता है वह बढ़ता है और वह व्यय ही सामग्री पे जोड़ लिया जाता है। तो अगर वह निर्माण स्थल दूर होगा तो इसकी सामग्री की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कहा जाए अगर नगर की सीमा से 8 किलोमीटर के भीतर या कह सकते हैं कि अंदर कोई कार्य करना है
तो इसका जो दर होगा यह दर विश्लेषण में जोड़ लिया गया होता है। परंतु जब इससे अधिक दूरी होती है तो उसके लिए अतिरिक्त व्यय का भी प्रावधान किया जाता है। इसके बाद है हमारा निर्माण प्रक्रिया कि निर्माण प्रक्रिया क्या है। जो निर्माण प्रक्रिया होती है श्रमिकों द्वारा हाथों से कार्य की तुलना में मशीनों से निर्माण कार्य करने पर व्यय कम आता है। यानी जो कार्य श्रमिक करता है अगर उसी को मशीनों के द्वारा किया जाता है तो वह क्या होगा कि उसका दर कम हो जाता है, यानी उस पर जो खर्च होंगे वो खर्च कम आ जाते हैं, जिसका ध्यान भी दर विश्लेषण करते समय रखा जाता है। इसके बाद है फुटकर व्यय। तो जब दर विश्लेषण तैयार किया जाता है उस समय कुछ छोटे मोटे लेकिन अति आवश्यक खर्चे भी एक मुश्त इसी में जोड़ दिए जाते हैं ताकि जो इसकी व्यवहारिक दर है वह हमारा न्याय संगत ही रहे। निर्माण कार्यों में कह सकते हैं जल की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति व प्रबंधन पर जो व्यय आएगा वह मद के दर विश्लेषण में पानी की पूर्ति पर जो खर्च होता है वह जोड़ दिया जाता है। जबकि सरकारी निर्माण कार्य गुणवत्ता व लाभकारी आयु रखते हैं जो कि बाजारी बरसाती सेल की भांति 50% की छूट लूट पर भी खड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद है ठेकेदार की ठेकेदारी। दर विश्लेषण कार्य में ठेकेदार का लाभांश जो 10% तक मान्य होता है ये भी जोड़ लिया जाता है, क्योंकि जो प्रचलित निर्माण पद्धति है उसके अनुसार निर्माण पूर्ति जो कार्य एजेंसी होती है या जिसको ठेकेदार कहा जाता है, ठेकेदार के द्वारा ही संपन्न करवाया जाता है, जिसमें 10% को बढ़ा करके जोड़ दिया जाता है और यही 10% जो अतिरिक्त जोड़ा जाता है यह हमारा ठेकेदार का लाभांश होता है। लेकिन इसमें जो कार्यस्थल पे श्रमिक होंगे, श्रमिकों के पे भी इसमें से कुछ व्यय करना पड़ता है। जैसे अगर कहा जाए निर्माण स्तर पर श्रमिकों की सुरक्षा, आवासीय झोपड़े के लिए, जल के लिए, रोशनी या कह सकते हैं चिकित्सा या उपचार आदि के लिए भी जो इस पे खर्च होंगे यह भी ठेकेदार के लाभांश में ही जोड़ा हुआ गया होता है। इसके बाद आती है सरकारी सामग्री। जब कोई सरकारी कार्य किया जाता है उस दौरान क्या होता है कि जो भी विभाग होता है वह विभाग कुछ सामग्री को स्वयं उपलब्ध करवाती है। तो जब विभाग कोई सामग्री ठेकेदार को देता है तो उस सामग्री पे जो ठेकेदार का 10% लाभांश होता है वह नहीं जोड़ा जाता है, यानी 10% ठेकेदार का लाभांश कम कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा आएगा मृदा कार्य की दर विश्लेषण, यानी मृदा कार्य का दर विश्लेषण किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो जो मृदा कार्य हमारे होते हैं ये सामान्यतः कह सकते हैं कि सामान्य मृदा हो सकती है, कठोर मृदा होगी, कंकड़ेली मृदा होगी। तो यहाँ जिस प्रकार की मृदा होगी उसी के अनुसार इसके दर का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि ये जो दर होते हैं ये दर हमारे परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे सामान्य कार्य, कठोर मृदा कार्य और मृदा भराव कार्य, या तो खुदाई कार्य किया जाएगा या भराव कार्य किया जाएगा। लेकिन जब यह खुदाई कार्य 30 सेंटीमीटर से कम गहराई तक करते हैं तो जो इसका परिमाण होता है जब उसका मापन किया जाता है तो वह हमारा मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। लेकिन जब 30 सेंटीमीटर से अधिक खुदाई करते हैं तब इसके जो परिमाण होते हैं उसका मापन घन मीटर में किया जाता है। साथ ही साथ खुदाई करते समय वहाँ पे एक लिफ्ट होता है या जिसको उठान
या वहन दूरी या वहन, यानी एक हमारा उठान होगा, एक हमारा वहन दूरी होगा। इससे भी इसकी जो दर होगी वह प्रभावित होगी। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी थोड़ा सा मुख्य बिंदु देख लेते हैं मृदा खुदाई के लिए। तो मृदा खुदाई के लिए जो मुख्य बिंदु है नंबर 1 में कि 30 मीटर से अधिक वहन दूरी के लिए प्रति 30 मीटर पर आधा श्रमिक बढ़ा दिए जाते हैं। यानी होगा क्या कि जो वहन दूरी होती है वह वहन दूरी 30 मीटर होता है, लेकिन यही वहन दूरी CPWD के द्वारा 50 मीटर माना जाता है। जब यह 30 मीटर के अंदर खुदाई कार्य करने के बाद मृदा को ले जाना हो या 30 मीटर से लाना हो तो उसमें अतिरिक्त कोई व्यय नहीं होता है। लेकिन जब वहन दूरी यानी 30 मीटर से अधिक दूरी पे ले जाना है या 30 मीटर से अधिक दूरी पे लाना है तो प्रति 30 मीटर की दूरी पे आधा श्रमिक बढ़ा दिए जाते हैं, या कह सकते हैं उसकी दर बढ़ जाती है। ऐसे ही है हमारा 1.5 मीटर से अधिक उठान के लिए प्रति 1.5 मीटर पर आधा मजदूर बढ़ा दिए जाते हैं। तीसरे नंबर पे है कि निर्माण कार्य पर निर्माण प्रक्रिया और पानी के लिए 1 से 1.5% की दर भी उसमें ऐड कर ली जाती है। चौथे नंबर पे है ठेकेदार का जो लाभांश है वह श्रमिकों के कल्याण संबंधी ऊपरी खर्चे भी उसी 10% के लाभांश में सम्मिलित होते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।